हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्मार्ट। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा उसका नाम है असेंबली इलेक्शन 2017 यानी कि विधानसभा चुनाव 2017 के बारे में। विधानसभा चुनाव 2017 के बारे में आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं? ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आईबीपीएस, एसबीआई, रेलवे या और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि असेंबली इलेक्शन 2017 में से जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्योंकि ये जो 2017 के चुनाव थे ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव थे और ये हाल ही के दिनों में 5 राज्यों में हुए थे और ये 5 राज्यों के चुनावों का नतीजा आया और यहाँ पर अभी नए सीएम नियुक्त किए गए हैं और नई सरकारें बनी हैं। तो इस असेंबली इलेक्शन 2017 यानी कि विधानसभा चुनाव 2017 से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी। पर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। असेंबली इलेक्शन 2017 की बात करते हैं हम। असेंबली इलेक्शन 2017 यानी कि विधानसभा चुनाव 2017। विधानसभा चुनाव में हम विधायकों को चुनते हैं और किसी भी राज्य में विधायकों की बहुमत के हिसाब से ही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। जिस पार्टी में ज्यादा विधायक चुने जाते हैं उस पार्टी का बहुमत माना जाता है। एक बहुमत का आंकड़ा होता है हर राज्य की सीट्स के हिसाब से। अगर वो बहुमत का आंकड़ा उस पार्टी के विधायक पार कर लेते हैं तो उसी पार्टी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और इसी हिसाब से अगर हम बात करें पार्लियामेंट इलेक्शंस यानी कि सांसद के चुनाव होते हैं। सांसद के चुनावों में क्या होता है, ज्यादा सांसद एक ही पार्टी के चुने जाएं और बहुमत का आंकड़ा पार हो जाए तो उसी पार्टी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए हम एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए हम एमएलए का चुनाव करते हैं। तो अगर मैं बात करूं असेंबली इलेक्शंस या विधानसभा चुनाव की, तो ये थे एमएलए के इलेक्शन और ये इलेक्शन हमारे 5 राज्यों में हुए। सबसे पहले हुआ पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। इन 5 राज्यों में ये असेंबली इलेक्शंस हुए और हाल ही के दिनों में ये इलेक्शन समाप्त हुए। इन इलेक्शंस का रिजल्ट आया और यहाँ पर नए सीएम नियुक्त किए गए और हर जगह नई सरकार बनी है। तो इनके बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा और जो भी इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन 5 राज्यों के इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ऐसी गवर्निंग बॉडी या एक ऐसी बॉडी के बारे में बताता हूं जिसके बिना ये इलेक्शंस ये जो निर्वाचन का प्रोसेस था ये पॉसिबल ही नहीं था। वो बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भारतीय निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो हमारे भारत में चुनावों को हैंडल करती है और चुनावों की प्रक्रिया करवाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि ये किसी सरकार के अधीन काम नहीं करती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा के चुनाव और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव भी करवाती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको कुछ खास तथ्य बताता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थी वो फाउंडेड हुई थी, यानी कि जब ये बनी थी 25 जनवरी 1950, यानी कि हमारा रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी 1950 और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड हुई या बनी 25 जनवरी 1950 को। तो ये दिन आपको याद रखना है क्योंकि ये दिन को हम नेशनल वोटर्स डे भी कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4, उनमें से आपको चूज करना होगा। तो आप याद रखिएगा कि 25 जनवरी 1950 नेशनल वोटर्स डे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
संविधान के दायरे में किस तरह काम करता है और किस आर्टिकल के अंडर या किस अनुच्छेद के अंडर काम करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी गया है और पूछा जा भी सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर विच आर्टिकल। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आर्टिकल के 4 नाम दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल के अंडर काम करता है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 324 यानी कि आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क करता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एजेंसी एग्जीक्यूटिव यानी कि एजेंसी के जो सबसे हेड पर्सन्स हैं वो कौन कौन है। इसमें है सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे सैयद नसीम अहमद जैदी, ये है IAS और ये ही सबसे हमारे हेड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। आपने इनको काफी बार टीवी पे भी देखा होगा, जब इलेक्शंस की डेट्स वगैरह अनाउंस करनी थी तो यही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इनका नाम है सैयद नसीम अहमद जैदी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछा जा सकता है कि हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। और दूसरा होता है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल कौन है? दिलीप शर्मा। IRS होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, बाकी कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सैयद नसीम अहमद जैदी। और डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? दिलीप शर्मा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हर राज्य के चुनावों के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विधानसभा चुनाव 2017 पंजाब के बारे में। पंजाब में चुनाव हुए थे 4 फरवरी को। पंजाब में है 117 विधानसभा सीट, यानी कि 117 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट, यानी कि पंजाब में 117 MLA कुल मिलाकर आते हैं। और यहां पर सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी फिगर है या जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 59, यानी कि 59। यहां पर किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए, अपने दल का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कम से कम 59 विधायक यानी कि 59 MLA चाहिए ही चाहिए होते हैं। ठीक है, यानी कि यहां जो मेजोरिटी फिगर है वो है 59। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। लास्ट गवर्नमेंट यानी कि 2017 तक जो सरकार थी वो थी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अलायंस, यानी कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन था। और यहाँ के लास्ट सीएम जो रह के गए हैं वो है मिस्टर प्रकाश सिंह बादल। 2007 से 2017 तक ये सीएम थे। ठीक है, इनके बारे में मतलब कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि लास्ट सीएम पंजाब के मिस्टर प्रकाश सिंह बादल थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं कैपिटल ऑफ पंजाब। पंजाब की कैपिटल भी पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको याद रखना है। कैपिटल ऑफ पंजाब है चंडीगढ़ और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, ये दोनों राज्य जो हैं इनकी सेम कैपिटल है चंडीगढ़, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों का आपने याद रखना है। ठीक है, कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। और आपको एक बात और याद रखनी है कि चंडीगढ़ जो है वो है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी होती है केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारत में कुल मिलाकर 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 29 स्टेट्स हैं। ठीक है, 29 स्टेट्स हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो आपको पता लग ही गया होगा, एक चंडीगढ़ है और दूसरा कौन सा है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ये 7 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या है कि जो यहाँ की पुलिस वगैरह होती है वो केंद्र के अंडर काम करती है। ठीक है, और काफी सारी चीजें जो है वो केंद्र के तरफ से हैंडल होती हैं। केंद्र मतलब केंद्र सरकार की तरफ से हैंडल होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये जानना जरूरी था कि कैपिटल क्या है पंजाब की, और जो चंडीगढ़ है वो एक यूनियन टेरिटरी है और जो 7 यूनियन टेरिटरीज होती हैं हमारे भारत में, और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 7 यूनियन टेरिटरीज मैं आपको लोकेशन एक बार एग्जैक्ट दिखा देता हूं मैप के द्वारा। देखिए, सबसे पहले ये है पंजाब और ये पंजाब में यूनियन टेरिटरी है ये चंडीगढ़। ठीक है, ये ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा होगा, ये चंडीगढ़ है। और ये हमारा दिल्ली, ये भी ब्लैक स्पॉट दिल्ली। ये दादर एंड नगर हवेली, ये हमारा महाराष्ट्र के काफी नजदीक पड़ता है। उसके बाद एक और है हमारा दमन एंड दीव, ये भी उसके आसपास ही है। उसके बाद 4 यूनियन टेरिटरीज हो गई और 5वीं है हमारी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है। ठीक है, उसके बाद हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड,
उसके बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है वो है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया, बिल्कुल कोस्ट पे है पुडुचेरी। तो ये हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि आपने मैप में देखी होंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 2017 में पंजाब में सीएम कौन नए बने और कौन सी पार्टी के सीएम बने। तो 2017 में पंजाब में जो सीएम बने वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये फोटो मैंने लगाई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, आप देख ही रहे होंगे। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। इस बार पंजाब में ये मुख्यमंत्री बने हैं और ये आते हैं कांग्रेस पार्टी से। इस बार कांग्रेस ने 77 सीट्स जीती यहां पर, और जो यहां पर मेजोरिटी फिगर था वो था 59, तो आराम से इसको क्रॉस कर लिया और इन्होंने अपनी सरकार बनाई, ठीक है। डिप्टी सीएम की बात करें तो पंजाब का कोई डिप्टी सीएम नहीं नियुक्त किया गया इस बार अभी तक। और गवर्नर ऑफ पंजाब, ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि कई बार एग्जाम्स में गवर्नर भी पूछा जाता है। तो गवर्नर जो है पंजाब के हैं वो है मिस्टर वीपी सिंह बदनौर। वो इनकी फोटो मैंने आपको लगाई हुई है, ठीक है, इनकी फोटो देख लीजिए आप। यही है मिस्टर वीपी सिंह बदनौर, ये है गवर्नर ऑफ पंजाब, यानी कि राज्यपाल हैं ये पंजाब के, ठीक है। तो ये पंजाब के इलेक्शंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो जरूरी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने आपको दी है कि मतलब सीएम ऑफ पंजाब कौन है, अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी के हैं। डिप्टी सीएम यहाँ पर अभी है नहीं। गवर्नर का नाम याद रखना ही बहुत जरूरी है और सीएम का नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है। और जो लास्ट सीएम थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, और कैपिटल क्या है पंजाब की, और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं बात करता हूं इलेक्शंस ऑफ गोवा। पंजाब के साथ ही गोवा में भी इलेक्शन हुए। गोवा में अगर मैं बात करूं तो यहां पर 40 विधानसभा सीटें हैं, 40, ठीक है। और यहां पर मेजोरिटी फिगर जो है वो है 21। मेजोरिटी फिगर यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो है 21, ठीक है। और कैपिटल ऑफ गोवा क्या है, पानाजी, ये आपको याद रखना होगा। गोवा की कैपिटल पानाजी, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर मैं आपको मैप के द्वारा गोवा दिखाने की कोशिश करूं तो ये महाराष्ट्र से एक तरफ से महाराष्ट्र से कवर है और दूसरी तरफ से कर्नाटका में आता है। तो ये है गोवा, बिल्कुल कोस्टल एरिया है ये हमारे हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया में भी गिना जाता है, यानी कि ये काफी अच्छी टूरिस्ट प्लेस भी कहा जाता है और इसे हॉटस्पॉट भी कहा गया है। हॉटस्पॉट मतलब घूमने टहलने के लिहाज से ये बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट गवर्नमेंट अगर गोवा में बात करें तो 2017 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो यहां पर जो टोटल सीट्स थी वो थी 40 विधानसभा सीट्स, यानी कि 40 विधानसभा सीटों पे यहां पर इलेक्शन हुआ। और यहां पर क्या हुआ कि किसी भी पार्टी की बहुमत नहीं आ सकी। बहुमत मतलब क्या थी, 21 सीट कोई भी सिंगल पार्टी नहीं ले सकी। तो यहां पर कांग्रेस की 17 सीट्स थी, 13 सीट बीजेपी की थी, 3 जीएफपी, 3 एमजीपी और 3 इंडिपेंडेंट यानी कि जो आजाद उम्मीदवार थे, यानी कि जो किसी पार्टी से नहीं थे, ठीक है। तो बहुमत का आंकड़ा चाहने के लिए किसी भी पार्टी को 21 तक पहुंचना था। कांग्रेस के पास 17 थी, बीजेपी के पास 13 थी। तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गोवा में थी वो थी कांग्रेस। पर बीजेपी ने क्या किया कि 13 बीजेपी के पास थे, इन्होंने 3 जीएफपी, 3 एमजीपी और 3 इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार थे उनको अपने साथ मिलाकर 22 सीट्स कर ली और अपना आंकड़ा बहुमत वाला बना लिया। तो इससे क्या हुआ कि बीजेपी की गवर्नमेंट गोवा में बन चुकी है। अभी फिलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट गोवा में बन गई है और यहाँ के सीएम कौन है, मिस्टर मनोहर पर्रिकर। इनके बारे में भी आप जानते होंगे। मिस्टर मनोहर पर्रिकर अभी तक हमारे रक्षा मंत्री थे, पर जब बीजेपी की सरकार बनी गोवा में तो इन्हें रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब ये गोवा के सीएम हैं, ठीक है। और अगर अब हम बात करें तो अब हमारे रक्षा मंत्री तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, पर जो एक्स्ट्रा चार्ज दिया हुआ है वो अरुण जेटली को ही दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है फिलहाल वो अरुण जेटली ही हैंडल कर रहे हैं वित्त मंत्रालय के साथ साथ, ठीक है। और अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो वो है मिस्टर फ्रांसिस डिसूजा, ठीक है, मिस्टर फ्रांसिस डिसूजा। और अगर गवर्नर की बात करें, गोवा में गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, वो है मिसिस मृदुला सिन्हा। ये इनकी फोटो लगी है, ठीक है। ये मिसिस मृदुला सिन्हा है, ये राज्यपाल हैं गोवा की, यानी कि गवर्नर हैं गोवा की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको इसमें से सीएम, डिप्टी सीएम, गवर्नर और गोवा की कैपिटल के बारे में याद रखना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर क्या है? मणिपुर एक ईस्टर्न राज्य है हमारे भारत का, यानी कि पूर्वी राज्य है भारत का। बहुत ही छोटा सा राज्य है, तो इसकी काफी अनदेखी भी होती है। हमारे 5 राज्यों के साथ साथ मणिपुर में भी इलेक्शन हुए थे, और इस बार पहली बार मणिपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। आज तक कभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी वहां पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अब हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 60 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है, यानी कि 60 विधानसभा सीट है मणिपुर में, ठीक है। और मणिपुर में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 31, यानी कि यहां पर जीत के लिए नहीं कह सकते, यानी कि सरकार बनाने के लिए बहुमत जो चाहिए वो 31 विधायकों की चाहिए, ठीक है। और अगर मणिपुर की कैपिटल की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल जो है वो है इम्फाल, ठीक है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मैं आपको हर एक स्टेट के साथ साथ मैप भी दिखा रहा हूं भारत का, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि ये स्टेट जो है वो है कहां कहां पर, ठीक है। और कैपिटल्स आपने जरूर याद रखनी है, और उनके सीएम, डिप्टी सीएम, गवर्नर, जो भी मैं बता रहा हूं आपको, आप जरूर याद रखें। इनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए फिर, ये लोकेशन बता रहा हूं मैं मणिपुर की आपको। ये बिल्कुल मैंने यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट लिया है भारत का, यानी कि पूर्वी पार्ट है ये भारत का। तो ईस्टर्न पार्ट में ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, नागालैंड आता है और मिजोरम आता है। नागालैंड और मिजोरम के बिल्कुल बीच में मणिपुर है, ठीक है। मतलब एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पूरब में बिल्कुल लास्ट स्टेट जो है वो मणिपुर है, इसके बाद म्यांमार शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैप में आपको दिख रहा होगा ये मणिपुर है, ये जो येलोइश पोर्शन है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है मणिपुर की? इम्फाल, ठीक है। तो चलिए आगे। लास्ट गवर्नमेंट जो थी मणिपुर में वो थी मिस्टर ओकराम इबोबी सिंह की। मिस्टर ओकराम इबोबी सिंह ये कांग्रेस पार्टी के थे। ये सीएम रह चुके थे मणिपुर के, लगातार 15 साल से सीएम थे, यानी कि लगातार 3 बार से सीएम थे ये मणिपुर के। पर इस बार क्या हुआ, मणिपुर में भी किसी पार्टी का, सिंगल पार्टी का बहुमत नहीं आया था। मणिपुर में इस बार क्या हुआ कि जो बहुमत का आंकड़ा था वो था 31 बहुमत का आंकड़ा था। कांग्रेस के पास थी 28 सीट्स, बीजेपी के पास 21, एनपीएफ के पास 4, और जो अदर यानी कि जो किसी पार्टी से नहीं थे उनके पास थी 7, ठीक है। तो कांग्रेस अपना बहुमत दिखाने में फेल हो गई, और बीजेपी ने बाकी पार्टियों के साथ मिलकर उनके विधायकों को अपने साथ जोड़कर बहुमत का आंकड़ा छू लिया। यानी कि बीजेपी के अपने 21, एनपीएफ के 4 और अदर के 4 मिलाकर इन्होंने 32 सीट्स कर ली। और जो 31 का जो हमारा मैजिकल फिगर कह सकते हैं, या जो बहुमत का आंकड़ा था, वो पार कर लिया, और बीजेपी ने अपनी पहली बार मणिपुर में सरकार बनाई। ईस्टर्न स्टेट में पहली बार अपनी सरकार बनाई, ठीक है। तो जो बीजेपी की तरफ से नए सीएम बने मणिपुर के वो थे मिस्टर एन बीरेन सिंह। ये आपको नाम याद रखना होगा, मिस्टर एन बीरेन सिंह। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है मणिपुर का, ठीक है। मणिपुर का खास करके सब कुछ आपको याद रखना है, क्योंकि मणिपुर एक ईस्टर्न स्टेट है। इस तरफ कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, मीडिया में भी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाता है किसी का, तो इस तरफ से क्वेश्चन बन भी जाता है, ठीक है। तो सीएम है मणिपुर के एन बीरेन सिंह बीजेपी से, ठीक है। ये उनकी फोटो लगाई है मैंने, एन बीरेन सिंह ये है। और जो डेप्यूटी सीएम है मणिपुर के वो हैं वाई जॉय कुमार सिंह, ठीक है। और जो वहां की गवर्नर है मणिपुर की वो है नजमा हेप्तुल्ला। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। नजमा हेप्तुल्ला, ये उनकी फोटो लगी है, ठीक है। ये है गवर्नर मणिपुर की। तो ये आपको याद रखना है, यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मणिपुर के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो पहले यूपी का एक पार्ट होता था। 2000 में, यानी कि सन 2000 में यूपी से ये अलग हो गया था। पहले ये यूपी में ही हुआ करता था, तो ये अलग हो गया, तो इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तराखंड में भी ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उन 5 राज्यों में से एक राज्य जो था वो उत्तराखंड भी है, ठीक है। उत्तराखंड में कितनी है? 70 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है, यानी कि 70 विधानसभा सीट है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में बहुमत के लिए जो आंकड़ा है वो है 35। मतलब यहां पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 35 विधायक चाहिए, ठीक है। और जो राजधानी है उत्तराखंड की वो है देहरादून,
ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये मैं आपको नक्शे के थ्रू दिखा देता हूँ। ये यूपी है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारा ये यूपी है और यूपी के बिल्कुल साथ वाला पोर्शन ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है अप्रोक्सीमेटली 80% जो है वो माउंटेनियस रीजन है, यानी कि पहाड़ी इलाका है, और 65% यहाँ पर जंगल है। ठीक है। अभी कुछ सालों पहले यहाँ पर बाढ़ भी आई थी, उसके बारे में भी आपको पता होगा। तो उत्तराखंड, इसके बाद मैं आपको उत्तराखंड के बारे में, इलेक्शंस के बारे में और आगे बताता हूँ। उत्तराखंड में जो लास्ट गवर्नमेंट थी 2017 तक, यानी कि मार्च 2017 तक, वो थी मिस्टर हरीश रावत की। आपको पता ही होगा मिस्टर हरीश रावत के बारे में। इन पे काफी भ्रष्टाचार के आरोप वगैरह लगे थे। सरकार गिरने वाली थी, लेकिन सरकार गिरी नहीं, फिर भी इन्होंने सरकार चलाई। और ये कांग्रेस पार्टी के थे हरीश रावत, मिस्टर हरीश रावत। और इस बार मार्च 2017 के असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी को इस बार पूरा बहुमत मिला। यहाँ पर जो जादुई आंकड़ा था या जो बहुमत का आंकड़ा था वो 35 था, और बीजेपी ने 57 सीट्स सिंगल हैंडेडली जीत ली, यानी कि अकेले ही 57 सीटें जीत गई 70 में से। और यहाँ पर मतलब कोई भी जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ा, और बीजेपी की आराम से सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4 बड़ी पार्टियां थी। 4 बड़ी पार्टियों में से बीजेपी ने 70 में से 57 सीट, कांग्रेस ने 11 सीट, बहुजन समाज ने 0 और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी 0, और बाकी इनको जोड़ के तो 68 सीट होती है, और जो 2 थी वो बाकी अन्य के खातों में गई होंगी, यानी कि अदर्स के खातों में। ठीक है। और बीजेपी ने इस बार सीएम किसको बनाया उत्तराखंड का, ये आपको याद रखना है। जो इस बार बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड का सीएम बने हैं वो है मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी कि टीएस त्रिवेंद्र सिंह रावत, टीएस रावत भी कह सकते हैं। तो आप याद रखना इनको, मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम ऑफ उत्तराखंड। ठीक है। और जो यहाँ के गवर्नर है उत्तराखंड के वो है मिस्टर कृष्णकांत पॉल। ये इनकी फोटो लगी है, मिस्टर कृष्णकांत पॉल, और ये सीएम मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है। तो कृष्णकांत पॉल यानी कि के पॉल। तो आपको गवर्नर और सीएम उत्तराखंड का नाम, उत्तराखंड के याद रखने हैं, और उत्तराखंड की राजधानी, और जो भी मैंने आपको बताया आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इन 5 राज्यों में से सबसे बड़े राज्य और सबसे ज्यादा जिस राज्य के चुनावों पर नजर उस राज्य के बारे में, यानी कि वो राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर थी क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, और यहाँ के चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाते हैं क्योंकि यहाँ के चुनाव पर केंद्र की राजनीति डिपेंडेंट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंडेंट होती है। और एक बात ये भी थी कि उत्तर प्रदेश में बनारस के सांसद हैं हमारे जो पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। और काफी सबसे ज्यादा सुर्खियों में उत्तर प्रदेश ही रहा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को ही दिखाया गया। ठीक है। मणिपुर तक तो शायद किसी का कैमरा ही नहीं पहुंचा, मीडिया में भी। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 403 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स थी, यानी कि 403 विधानसभा की सीटें थी। ठीक है। यहाँ पर जो मेजोरिटी फिगर बनता है वो 203 एमएलए, यानी कि जो बहुमत है वो 203 विधायक की है। तो मतलब यहाँ किसी सिंगल पार्टी को सरकार बनाने के लिए 203 विधायक चाहिए होते हैं। अब अगर हम बात करें कैपिटल उत्तर प्रदेश की, यानी कि राजधानी यूपी की लखनऊ, नवाबों का शहर। ठीक है। तो यूपी, ये मैप के सारे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यूपी है और ये बिल्कुल साथ में उसके उत्तराखंड था। ठीक है। ये उत्तराखंड है, ये पंजाब है। ओके। और ये पंजाब के बिल्कुल साथ में ये पाकिस्तान। ठीक है। ये पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट गवर्नमेंट जो थी यूपी में वो थी मिस्टर अखिलेश यादव की, और ये समाजवादी पार्टी से हैं। पर इस बार क्या हुआ, इस बार बीजेपी को बिल्कुल यहां भी बिल्कुल क्लियर मैंडेट मिला और बिल्कुल प्रचंड बहुमत मिली है यहां पर बीजेपी को, यानी कि इतना बड़ा बहुमत आज तक कभी किसी पार्टी को यूपी में नहीं मिला था जितना इस बार मिला है। बीजेपी को इस बार बिल्कुल क्लियर मैंडेट 325 सीटों का मिला यहां पर, 325 सीटें, और जबकि यहां पर बहुमत का आंकड़ा है 203 सीट, 203 पे यहां पर बहुमत है। तो अगर आप देख ले कि 325 में से 100 विधायक भी इनके कहीं इधर उधर हो भी जाते हैं तब भी बीजेपी बहुमत में रहेगी, मतलब इतना बड़ा बहुमत है बीजेपी का। तो इस बार बहुत क्लियर मैंडेट मिला बीजेपी को यूपी में, और ये एक पाई चार्ट के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी को और बाकी पार्टियों को कितनी कितनी सीट्स मिली हैं। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं कुछ येलोइश ऑरेंज टाइप में, ये सारा बीजेपी का है, यानी कि केसरिया। ठीक है। तो चलिए आगे
अब आगे बात करते हैं। न्यू सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश जो बने हैं आदित्यनाथ योगी, गोरखपुर से सांसद हैं, 5 बार के लगातार सांसद हैं और काफी पॉपुलर चेहरा है बीजेपी का ये। तो ये हमारे आदित्यनाथ योगी ये बने हैं सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। और डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो पहली बार 2 डिप्टी सीएम बने हैं। ये 2 डिप्टी सीएम कौन है? मिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, ये केशव प्रसाद मौर्य जी, ये डिप्टी सीएम है। जो दूसरे डिप्टी सीएम है वो है डॉक्टर दिनेश शर्मा। ठीक है, तो वो ये हैं सीएम जो है यूपी के आदित्यनाथ योगी, और जो 2 डिप्टी सीएम है वो केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा। अगर अब हम बात करें गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यूपी के जो गवर्नर हैं वो मिस्टर राम नायक। ये नाम आपको याद रखना होगा, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर राम नायक। ठीक है, ये इनकी फोटो है, यानी कि राज्यपाल। आपने इनको शपथ ग्रहण समारोह में भी देखा होगा जब आदित्यनाथ योगी जी को इन्होंने शपथ दिलवाई थी सीएम की। तो ये थे कुछ खास बातें 5 राज्यों के इलेक्शन से रिलेटेड और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी सुझाव देना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।